हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस आरओ के लिए, ठीक है। 44 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। बाकी पार्ट प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएंगे, ठीक। इस वीडियो में 45 से करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए 45 देखते हैं। यहाँ ऑप्शन में 4 आपको आइलैंड्स दी हैं, ठीक है। उनका एरिया वाइज हमें क्रम बताना है, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो वैसे बड़े से छोटे पूछे। बाकी 2 ऑप्शन जो है ना वो यहीं पे लिख दिया मैंने, ठीक। नहीं तो उस तरफ पेज पे दिखा नहीं पाते एक साथ। पहला ऑप्शन है ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है। हाँ, दूसरा ऑप्शन है न्यू गिनी और ये बोर्नी और मेडागास्कर। ये 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो आसान है, इसमें तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। मैपिंग आपने की ही होगी, कन्फ्यूजन होगा बाकी इन 3 ऑप्शन में, ठीक है। तो आप जल्दी से मैप पे देख लेते हैं। देखिए वर्ल्ड मैप मैंने खोला हुआ है। ग्रीनलैंड की लोकेशन कहाँ है आपको दिख रहा है, ये लोकेशन है, ठीक है। ग्रीनलैंड जूम कर दें, ये दिख रहा है ग्रीनलैंड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, एक ऑप्शन था मेडागास्कर। मेडागास्कर को मैं गोल यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक। तीसरा ऑप्शन था न्यू गिनी, मैं जूम इन कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन ए आइलैंड था, ठीक। और चौथा ऑप्शन था बोर्नियो, तो मैं इसको भी मार्क कर रहा हूँ। बोर्नियो दिखा आपको, और जूम कर दें, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये बोर्नियो। अब जूम आउट करेंगे और आप ही क्लियर बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसके बाद न्यू गिनी है, ठीक है। क्योंकि न्यू गिनी के पास ये सब छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, वो काउंट होके बोर्नियो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे बोर्नियो बड़ा है। तो दूसरा ऑप्शन है न्यू गिनी, ठीक है। उसके बाद बड़ा है बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो। उसके बाद है फिर लास्ट में मेडागास्कर, ठीक। समझ में आया। बाकी हम लोग को इनके साइज नहीं याद रखना है, ठीक है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में इनका एरिया है। और मैपिंग आप ठीक किए रहते हैं तो थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है, साइज से, ठीक। तो 45 हो जाएगा आप। चलिए उस तरफ चलिए, 46 पे आइए। बाकी 2 ऑप्शन इस तरफ लिखे थे, ठीक है। वो बैठ के मिलाते रहना, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम लोगों को क्वेश्चन सीखना है, वो सीख लिया। 46 देखिए, गोलन पहाड़ियाँ किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित हैं, किस जियोग्राफिकल एरिया में गोलन पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये टॉपिक तो आजकल बहुत चर्चा में रहता ही है। आजकल क्या, हमेशा ही चर्चा में रहता है। गोलन पहाड़ियों का आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे सीरिया का कब्जा था, ठीक है। सीरिया का कब्जा था। उसके बाद फिर अरब इजराइल वॉर कंटिन्यूस चले रहे हैं, ठीक है। तो आजकल जो कब्जा जो है वो इजराइल का है, ठीक, इन पहाड़ियों पे। तो इजराइल की लोकेशन, सीरिया की लोकेशन मैपिंग पे किस रीजन में है ये आप यहाँ से देखो। और अरब कंट्री का जो जोन है उसे क्या बोलते हैं, उसे मिडिल ईस्ट एशिया बोलते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये क्या है, मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है। आइए इसमें आपको देखिए मेडिटेरियन सी दिख रहा है आपको, ठीक है। इससे बॉर्डर बनाने वाली कंट्रीज़ कौन कौन थी हम लोगों ने पिछले टेस्ट में देखा था, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को गोलन हाइट देखना है। तो ये इसका कलर दिख रहे हैं, जो इसराइल का कलर है वही यहाँ पे गोलन हाइट का भी कलर दिखाया गया है। इसका मतलब है ये जो कंट्रोल में है अभी वो इसराइल के कंट्रोल में है, ठीक। गोलन हाइट्स यहाँ पे लगा है, गोलन हाइट्स यानी गोलन माउंटेन्स ही हैं, ठीक। तो इसी गोलन हाइट को लेकर, इस एरिया को लेकर कोल्ड वॉर चलता रहता है अरब कंट्रियों में, इसराइल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। तो 46 हो गया। चलिए 47 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में पूछा है। जल्दी से देख लिए ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक। पहला स्टेटमेंट में देखिए इसका उद्गम यानी सोर्स पूछ रहा है, ठीक है। इसका सोर्स जो है वो मानसरोवर झील के निकट चेमा योंगडोंग हिमनद से, हिमनद यानी ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा योंगडोंग, ठीक है। और आप मानसरोवर लेक की अगर लोकेशन देखेंगे ना तो मानसरोवर लेक की लोकेशन इधर ही है पास में ही, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी पानी इस ग्लेशियर से जाता है तो पहले तो वो इसमें भरता है, मानसरोवर लेक में भरता है, ठीक है। फिर यहीं से फिर इसकी जर्नी शुरू होती है ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक। मानसरोवर लेक के थोड़ा सा और आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक लेक और पड़ेगी यहाँ पे, उसका नाम है रकास्ताल, ठीक है, रकास्ताल। वो हम अभी आपको दिखाते हैं, ठीक। यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र नदी की जर्नी शुरू होती है और कहाँ तक, अंतिम। चलिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे सांगपो नदी, टी साइलेंट रहता है, बाकी ऐसा लिखा रहता है इंग्लिश में, ठीक है, सांगपो रिवर। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, दिहिंग और धनसरी इसकी सहायक नदियाँ, बिल्कुल करेक्ट है। दिहिंग और धनसरी जो रिवर्स हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरी हैं। ब्रह्मपुत्र जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का वो सिर्फ और सिर्फ असम में बोला जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ असम में बोला जाता है, ठीक है। असम में क्या बोला जा रहा है इस नदी को, ब्रह्मपुत्र। इवन अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम है देहांग, ठीक है, देहांग। इसका नाम आप सियांग भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी सियांग। तो सियांग और दिहांग ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है इस नदी को, ठीक। और ये जो आपने सांगपो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ा है, सांगपो जो बोला जाता है ये तिब्बत में बोला जाता है, ठीक है, तिब्बत में बोला जाता है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। पद्मा नाम से नहीं पुकारा जाता, ठीक है, जमुना नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमुना याद रखना, ठीक। आइए पहले इस ग्लेशियर को देखते हैं, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर को। इसकी लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे, तिब्बत में पहुंच गए, ठीक है। ये है ग्लेशियर चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, ठीक। ये पूरा का पूरा चेमा योंगडोंग ग्लेशियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ,
ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। चूँकि रोटेट कर रही है स्क्रीन तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना। अब देखिए इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से यहाँ पे ये पानी देखो बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। वो फिर नीचे जाके लेक्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ठीक। अब उस लेक पे चलते हैं, ठीक है, मानसरोवर पे। ये आपको मानसरोवर लेक दिख रही है, उसके बगल में राकास्ताल दिख रही है, दिख रही ना ये। तो यहाँ पे पानी कैसे आ रहा, देखिए पानी यहीं से आ रहा है, इसी ग्लेशियर से। आप इसका पानी का रास्ता भी आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूरा फ्लो हो रहा है वाटर का, ऊंचाई से आगे पानी यहाँ पे पूरा लेक्स में जा रहा है, ठीक है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसी ग्लेशियर से, ठीक। और यहाँ से शुरू होती है ब्रह्मपुत्र की जर्नी, ठीक है, ठीक। ये पूरा रास्ता ये ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है, सांगपो नदी का है। देखिए इस नदी का आप नाम देख रहे होंगे, नदी के रास्ते में नाम क्या लिखा है, यारलंग सांगपो, दिख रहा ना आपको। और जूम करें, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, यारलंग सांगपो, ठीक, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। ये 2 लेक्स दिख रही हैं आपको, यहाँ से फिर जर्नी यहाँ से स्टार्ट ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। स्कोर देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए यहाँ तक असम तक बह के आई, ठीक है। यहाँ से इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर में एंट्री कर जाती है, ठीक। बांग्लादेश में एंट्री यहाँ से हो रही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलना है जमुना, ठीक है, जमुना। और यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलना है यहाँ पे पद्मा, ठीक है, पद्मा। और यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, जमुना और पद्मा यहाँ पे मिलके आगे भी पद्मा ही बह रही है, ठीक है, पद्मा ही नाम से बह रही है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने मीटिंग पॉइंट देखा था, ठीक है। देखो पद्मा रिवर दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, ये दिख रहा, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट देखा, तब भी यहाँ पद्मा रिवर है, ठीक। और जैसे ही इसके माउथ पे आएंगे तो इसको फिर मेघना रिवर बोलते हैं, ठीक है, मेघना रिवर बोलते हैं। मेघना रिवर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक, ये। और फिर अंत में डेल्टा बनाती हुई बंगाल में यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर चौथा गलत है, बाकी 3 सही हैं, ठीक है। तो 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे करें, चलिए 48 देखिए, 48 में है, यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय मानक रेखा, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। IST 5 राज्यों से होकर गुजरती है। IST है कितना बताएंगे, 82.5, ठीक है। ये इसको ईस्ट लिखें या वेस्ट लिखें, इसको ईस्ट लिखेंगे, ठीक है, ईस्ट है। इंडिया एक्चुअली ग्लोब पे यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी लैटिट्यूड होते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड होते हैं, अक्षांश होते हैं या फिर देशांतर होते हैं, वो नॉर्थ में और ईस्ट में ही लिखे जाते हैं, ठीक है, वेस्ट में और साउथ में नहीं लिखे जाते, ठीक, क्योंकि उसकी लोकेशन नहीं है, लोकेशन ये वाली है। तो ये तो 5 राज्यों से होकर जाती ही नहीं जाती है, तो मैप पे जल्दी से देख ले रहे हैं। आई इस मैप को देखिए, ये IST है, ठीक है, ये IST है। कितना लिखा है, 82.5 ईस्ट लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कौन कौन से स्टेट से कट हो रही है। एक तो यूपी हो गया, ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूपी। और आपको MP भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे MP से जा रही है ना, तो यहाँ पे MP भी हो गया, ठीक, MP हो गया। छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है और आंध्र प्रदेश दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश यहाँ से, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। तो वो स्टेटमेंट सही लिखा था। और यहीं पे कर्क रेखा भी देख लीजिए, आपको ये कर्क रेखा भी दिख रही है 23.5 नॉर्थ। देखिए नॉर्थ लिखा, देखो नॉर्थ में आपको ये अक्षांश दिखा और देशांतर आपको ईस्ट में दिखा, यानी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सारे के सारे ईस्ट में लिखे जाते हैं, मतलब इंडिया में जो है लोकेटेड, ठीक है। और जो जो अक्षांश है वो सारे के सारे नॉर्थ में लिखे जाते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे कर्क रेखा देख लीजिए, पहले गुजरात दिख रहा है आपको, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो राजस्थान से छोटे से हिस्से से कट करके जाती है, ठीक है, राजस्थान को इग्नोर मत करना। तो यहाँ पे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब काउंट कर लेना, ठीक है, ऐसे 8 हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, यहाँ से ये कौन सा है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 2 ही स्टेट्स को कट करती है, पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम, ठीक। तो टोटल 8 हो जाते हैं, ठीक है, टोटल 8 हो गए। चलिए यहाँ पे हम लोग को इसमें क्या याद रखना होता है, 82.5 जो ईस्ट है IST है, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि तमिलनाडु से कट करके नहीं जाती है, ठीक है। अक्सर हम लोग तमिलनाडु को भी जोड़ लेते हैं। और MCQs में आप ये भी पूछते होंगे कि यूपी में ये रेखा कहाँ से कट होकर जाती है, तो यहाँ पे एक जगह है यूपी में, तो यूपी में तो इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे कट कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो वो नैनी पूछता है, ठीक है। MCQs में नैनी आपको ऑप्शन में दिखता है, ठीक, इलाहाबाद के पास, ठीक है। चलिए तो आप जल्दी फटाफट कीजिए। पहला स्टेटमेंट IST 5 राज्यों से होकर जाती है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 8 देखे ना अभी आपने, 23.5 कर्क रेखा यानी नॉर्थ, ठीक। सी ऑप्शन देखिए, मानक और कर्क रेखा यानी IST की बात कर रहे हैं और 23.5 की बात कर रहे हैं, आपस में छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए उसी में आपको कहाँ पर कट कर रही हैं। ये है कट पॉइंट और ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने सही लिखा था, ठीक। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो ये भी सही है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक।
चलें आगे चलें। चलो 49 देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के मैचिंग में पूछता ही रहता है। ठीक, चुम्बा घाटी सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, ये वैली कहाँ पे? सिक्किम में। कांगड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब टूरिस्ट प्लेस भी हैं। कांगड़ा टूरिस्ट प्लेस है। नुब्रा, नुब्रा घाटी कहाँ पे? ये J&K में। और कम्बन घाटी ये तमिलनाडु में। ठीक, ठीक है, इसको मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि घाटियाँ तो सब एक जैसी लगती है ना। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, अगर एक दो भी याद रहता है तो हम लोग का काम बन जाता है मैचिंग में। ठीक है, जैसे कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी ये टूरिस्ट प्लेस है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। चुम्बा घाटी सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। अगर ये दो तो याद रहने चाहिए ना, जैसे कांगड़ा घाटी भी आपको हिमाचल प्रदेश का याद रहता तो बी का यहाँ पे क्या हो जाता? तीसरा हो जाता। ठीक है, तो बी का 3 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, बी का 3। तो देखो हम लोग का काम बन जाता है, यदि 4 ऑप्शन में मैचिंग वाले क्वेश्चन में एक दो याद रहता है तो हो जाता काम। चलिए आगे करते हैं। 50 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है। ये डिग्री चैनल, ग्रेड चैनल, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा तो आप लगा देंगे जल्दी से, भारत और चीन का इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। तो आंसर तो हम लोग को मिल गया, लेकिन बाकी मैप पे देखना जरूरी है। ठीक है, कोको जलसंधि से आपको कोको आइलैंड की याद आ रही है? कोको आइलैंड हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। किसका था ये कोको आइलैंड? ये बर्मा का था। ठीक है, म्यांमार का था। ठीक है, और म्यांमार के आप साउथ में आएंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में यहाँ पे है कोको आइलैंड। ठीक, इस मैप को देखिए, आप लोग अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं कि अंडमान अलग आइलैंड है। ठीक है, और निकोबार अलग आइलैंड है। ठीक है, तो अंडमान के हिस्से में इतना रीजन आता है। ठीक है, ये अंडमान है। ठीक है, ये क्या है? अंडमान है। और ये जो हिस्सा है ये है पूरा निकोबार का हिस्सा। ठीक है, ये निकोबार है। क्लियर? अब इस अंडमान में जो पहला वाला आइलैंड है इसे नॉर्थ अंडमान बोलते हैं। ठीक है, बीच वाला ये मिडिल अंडमान हो गया। ठीक है, ये साउथ अंडमान है। ठीक, और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। तो ये पूरे अंडमान के आइलैंड है। ठीक, ऐसे ही निकोबार में, निकोबार रीजन में पहला वाला जो आइलैंड है इसे कार निकोबार बोलते हैं। ठीक, और साउथ में जो सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार ग्रुप का उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसी का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। पढ़ते हो ना, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? तो वो इंदिरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं खुला था तो मैं सोच रहा था हेल्प भी हो जाए। अब इस अंडमान को और इस निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक, इस चैनल से मतलब कन्फ्यूज मत होना, ये अक्षांश का ही नाम है। ये 10 डिग्री अक्षांश है तो क्या लिखूँ? ईस्ट लिखूँ कि नॉर्थ लिखूँ? अक्षांश हमेशा या तो नॉर्थ में लिखा जाता है या फिर साउथ में लिखा जाता है। क्योंकि इंडिया के अक्षांश जो हैं वो सारे के सारे नॉर्थ में हैं, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ है। ये 10 डिग्री जो चैनल है वो एक्चुअली 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। ठीक, तो 10 डिग्री कर क्या रहा? इस बड़े से अंडमान को इस बड़े से निकोबार को अलग कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है। 8 डिग्री चैनल कहाँ होगा? हम लोगों को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 डिग्री मिलेगा, और नीचे आओगे 5 डिग्री मिलेगा, और नीचे आओगे 0 डिग्री इक्वेटर मिल जाएगा। ठीक, तो आप इस लोकेशन में पढ़ेंगे तो आपको 2 आइलैंड मिल जाएंगे। आपको मालदीव मिल जाएगा। ठीक है, मालदीव मिल जाएगा प्लस मिनीकॉय मिल जाएगा। ठीक है, मिनीकॉय वो मैप में एक्चुअली लगा नहीं पाया इसलिए यहाँ पे ऐसे ही बताना पड़ रहा है। तो आप 8 डिग्री चैनल को याद रखना, ये मालदीव को सेपरेट करता है किससे? मिनीकॉय को, मिनीकॉय आइलैंड को। ठीक, याद रहेगा, ये 8 डिग्री चैनल है या 8 डिग्री अक्षांश है। चलिए, और यहाँ पे क्या है? हाँ, हम लोग कोको आइलैंड देख रहे थे। कोको आइलैंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? बर्मा है, म्यांमार है। ठीक है, ये जो आइलैंड है ये कोको आइलैंड है। यहाँ से फिर अंडमान निकोबार। इसी मैप पे भी देख लो, ये जो मैप दिख रहा है, ये जो यहाँ से थोड़ा सा आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो आपको कोको आइलैंड मिल जाएगा। यहाँ पे वही यहाँ पे फिजिकल दिखाया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एक स्टेट पूछ रहा है, तो वो स्टेट ये पूछा है। ठीक है, ये स्टेट पूछा है, इसका नाम है कोको। ठीक है, कोको स्टेट, याद रहेगा, कोको जल संधि, कोको जल संधि। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहाँ पे बची है देखने के लिए। हम लोग अंडमान निकोबार घूम रहे थे ना, अंडमान निकोबार घूम रहे थे, यहाँ से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। ठीक, यहाँ से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो ये जो चैनल है, ठीक है, ये चैनल यानी अंडमान निकोबार को और इंडोनेशिया को जो सेपरेट करता है, ठीक है, ये जो चैनल है इस चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल। ठीक, ग्रेट चैनल, याद रहेगा। चलिए, और कोको आइलैंड की आप लोकेशन यहाँ पे देख रहे थे अभी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे थे कोको आइलैंड। ठीक, यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए आइए अब जल्दी से देख लीजिए, कोको आइलैंड, कोको जो स्टेट है वो किससे मिला दें? उसको अंडमान और कोको द्वीप से मिला दें तो डी का 4 सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा देख लिया, 8 डिग्री चैनल देखा ना, मालदीव और मिनीकॉय को, तो ये 1 से मिला दें। ग्रेट चैनल आपने देखा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंडमान निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया से जो सेपरेट करता है वो ग्रेट चैनल है। ठीक है, अगर और पर्टिकुलर पूछ ले तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट को लेके कर देना। ठीक, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जो सेपरेट करता है वो है ग्रेट चैनल। ठीक, चलिए 10 डिग्री चैनल भी पढ़ा आपने, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। तो अब यहाँ पे मिलाते रहना। ठीक, चले आगे चलें।
51 देखिए, भारत में प्रमुख चीनी उत्पादक, यहाँ पे मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया पूछ रहा है, ठीक है। और चीनी के बारे में आप लोग जानते होंगे, चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। चीनी में दूसरा पोजीशन किसका है, यूपी में। मैं ये चीनी का बता रहा हूँ, ठीक है, गन्ने का नहीं बता रहा हूँ। गन्ने में पहला पोजीशन यूपी का हो जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे चीनी पूछा है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, और यूपी का कोई अगर दिख रहा तो उसको मार दीजिए, गोरखपुर। तो तीसरा चौथा तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। तो ये तो सुपर मेजर जोन हो जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र और यूपी। उसके अलावा आपको कर्नाटक भी याद रखना है और बिहार का चंपारण भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे करो। 52 देखो, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय। हिमालय आप लोग को पता है, यहाँ पे 3 सीरीज चलती हैं पहले, ठीक है। पहली वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, ठीक है। दूसरी वाले को क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय। और इसी लेसर हिमालय को शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है, शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक। ज़्यादातर जो आपके टूरिस्ट प्लेस होते हैं वो मिडिल हिमालय में है, ठीक है, मिडिल हिमालय में। सबसे ऊंचाई वाला जो हिमालय हो जाएगा वो ग्रेट हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो सीरीज है ये सबसे ऊंचाई वाली सीरीज है, ठीक। हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। और लेसर हिमालय यानी शिवालिक की हाइट बहुत कम है, तभी तो लेसर बोल रहे हैं उसे। और इसी लेसर हिमालय, ये जो तीसरी है सबसे नीचे वाली है, ठीक है, इसी का ऊपरी वाले हिस्से को बोलते हैं क्या, पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज। समझ में आया। और इसी पीर पंजाल रेंज में आप पास पढ़ते रहते हैं, रोहतांग पास पढ़ते हैं, रोहतांग दर्रा पढ़ते हैं, पीर पंजाल पास पढ़ते हैं, बनिहाल पास पढ़ते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। पीर पंजाल अगर रेंज नहीं रहा तो लेसर हिमालय लिखा होगा, तो लेसर हिमालय लगा देना ऑप्शन में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांस है कि रोहतांग पीर पंजाल पास हुआ या फिर रोहतांग पास हुआ या फिर बनिहाल पास हुआ, वो किस हिमालय में, ग्रेट हिमालय में या फिर मिडिल हिमालय में, फिर लेसर में, ऐसा तो नहीं पूछता है। पास से ज़्यादातर क्वेश्चन कनेक्टिविटी के लिए पूछा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं, कनेक्टिविटी के लिए। तो कनेक्टिविटी पूछता है कि किस जगह से आप किस जगह पर जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंस है ना पास का। तो और जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करने वाला जो पास है वो है पीर पंजाल पास, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। समझ में आया। यानी क्वेश्चन में इसी के बारे में आपसे पूछा गया था, ठीक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा। चलिए 53 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला लीजिए। वाटरफॉल से रिवर्स मिलाना है, ठीक। कपिल धारा बहुत फेमस है, ये नर्मदा नदी पे है ना कि गोदावरी पे, ठीक है। तो ये गोदावरी गलत मैच है, ठीक। नर्मदा ये कहाँ पे, एमपी में, ठीक। जोग प्रपात, ये जोंग नहीं है, जोग है, ठीक। मात्रा वो बिंदी जो गलत लिख गई है, बहुत फेमस है, पूछता रहता है। सारावती पे सही मैच है, ठीक। शिव समुद्रम प्रपात वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी सही मैच है, ठीक है, सही मैच है। और ये कहाँ पे, केरल में, ठीक, केरल में। चित्रकूट वाटरफॉल सुपर इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता रहता है। महानदी पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पे, ठीक है, इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में, ठीक। दृष्टि पीसीएस में हम लोग इन सबका इमेजेस वगैरह भी देखे थे। तो यहाँ पे पहला गलत मैच है और चौथा गलत मैच है, ठीक है। गोदावरी यहाँ पे गलत मैच है, लेकिन गोदावरी पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वो पूछता रहता है। जैसे आपने पोलावरम पढ़ा होगा, ठीक है, पोलावरम परियोजना सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। पोलावरम के अलावा आप कालेश्वरम पढ़ते रहते होंगे, ठीक है, कालेश्वरम, इसको भी याद रखना, पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 2 याद रखना गोदावरी के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे 2 और 3 सही मैच है, बाकी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 सही कर दे रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए 54 देखिए, भारत में मिट्टी का कौन सा वर्ग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे सॉइल टाइप पूछ रहा है, और ये सॉइल कौन कौन से दिए। पहला है एलुवियल सॉइल, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपके पास एटलस होगा, एटलस में सॉइल का मैप दिया हुआ है इंडिया का, ठीक है। वहाँ पे देखना, भारत में पूछा है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे नहीं पूछा है, तो वो मैप जरूर देखना और उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कौन सी मिट्टी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, फर्टाइल सॉइल। जो नदियों के बहाव से जो मिट्टी आती है ना, उसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। रिवर बेसिन पे मिलती है, ये रिवर बेसिन पे मिलती है मिट्टी, ठीक। और जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है वहाँ पे ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक। ब्लैक सॉइल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कपास की खेती के लिए। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ये लेटेस्ट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको राजस्थान नहीं लगा देना, ठीक है। इस बार का जो स्टेट्स है वो राजस्थान नहीं है, गुजरात है। इसमें आपको देखिए, ये सॉइल टाइप ऑफ इंडिया है, ठीक। यहाँ पे एलुवियल का कलर देख लीजिए पहले, लाइट येलो है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ मैं रेड से, ये एलुवियल सॉइल है, ठीक। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, जहाँ पे या तो नदी का रिवर बेसन है, या फिर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, या फिर नदी के माउथ है, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ गिर रही हैं वहाँ पे सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आप क्षेत्र देख रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक, ये सबसे ज़्यादा है एलुवियल। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा रेड एंड येलो,
ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सेकंड में इनका मान लीजिए और फर्स्ट पे एलुवियल का मान लीजिए। ठीक, ब्लैक सॉइल के लिए आप डेक्कन प्लेटू जानते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेटू पे ब्लैक सॉइल है। ठीक, लेटराइट सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक, यानी पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के जो वेस्ट वाला भाग है जहाँ पे बारिश बहुत होती है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी है। और ये शैडो जोन होता है ईस्ट वाला। ठीक है, ईस्ट वाला ये शैडो जोन होता है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान है रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो आप लेटराइट मिट्टी का वेस्टर्न घाट में डिस्ट्रीब्यूशन देखे, वेस्टर्न घाट के पश्चिम में, और आप यहाँ पे मेघालय का पठार दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मौसम वगैरह है। ठीक, तो यहाँ पे भी रेनफॉल ठीक ठाक मात्रा में रहती है। तो ठीक है, ये सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलिए आगे करते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। 55 देखिए, हम लोगों ने रॉक साइकिल पढ़ा था। रॉक साइकिल याद आ रहा है पिछले टेस्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब पृथ्वी के अंदर से वोल्केनो के माध्यम से मैग्मा जब लावा के फॉर्म में बाहर आता है, जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो वो कौन सी चट्टानें बनती हैं? ये चट्टानें बनती हैं प्राइमरी चट्टानें, जिन्हें बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, यही चट्टानें जो हैं ये आर्कियन समय की चट्टानें हैं। ठीक है, आर्कियन समय की चट्टानें। और इसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि इसमें कोई फॉसिल नहीं रहता है। ठीक है, जो इसमें कोई फॉसिल, सॉरी थोड़ा जुकाम है इस वजह से ये नोज़ की स्नीजिंग का साउंड आ सकता है। ठीक है, आ भी रहा है, उसके लिए सॉरी। इसमें फॉसिल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं किन चट्टानों में, आर्कियन टाइप में या फिर आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों। और ये जो मैग्मा निकल के आ रहा है वोल्केनो के माध्यम से, इस मैग्मा में रहता क्या है एक्चुअली? ये चट्टानें ही तो है मेल्ट स्टेज में, ये चट्टानें हैं मेल्ट स्टेज में। ठीक है, मैग्मा क्या पढ़ा हम लोगों ने? चट्टान का मेल्टिंग स्टेज वाला जो पार्ट होता है वो मैग्मा होता है। ठीक है, तो इस मेल्टिंग पदार्थ में मेटेलिक सोर्स तो होता ही है ना, मेटेलिक सोर्स होता है, यानी मेटेलिक पदार्थ होते हैं, धात्विक पदार्थ होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ठीक, लेकिन फॉसिल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको, फॉसिल नहीं होता है, मेटेलिक पदार्थ होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स होने के कारण ये चट्टानें कैसी होंगी बताइए? ये बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, बहुत मजबूत होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। ठीक, क्लियर है? ये चट्टानें आसानी से कटती भी नहीं हैं। ठीक है, इन सब चट्टानों के लिए हाई कार्बन स्टील की ज़रूरत पड़ती है, हाई कार्बन स्टील वाले प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है, तभी चट्टानें कटती हैं मशीनों से। रॉक साइकिल पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, पिछले पार्ट में। ठीक है, पढ़ लेना उसको। आर्कियन चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, यानी फॉसिल फ्री होती हैं, ये तो हम लोगों ने सीखा, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, आर्कियन चट्टानों में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स रिजर्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये सही है कि गलत है? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट है। आग्नेय चट्टान या फिर आर्कियन चट्टान आप लोगों ने पढ़ा, ये क्या है? ये ओल्डेस्ट फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानें यही हैं। और आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल्स में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? ग्रेनाइट पढ़ा था। ठीक है, ग्रेनाइट पढ़ा था, बेसाल्ट पढ़ा था, याद आ रहा? बेसाल्ट पढ़ा था। ये क्या है? ये सब आग्नेय चट्टान है या आर्कियन टाइप ऑफ रॉक्स हैं। ठीक, चलिए 56 देखिए, यमुना की सहायक नदी, आसान सा क्वेश्चन है, कौन नहीं है? ठीक है, केन नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, चंबल भी ये ट्रिब्यूटरी यमुना की। ठीक है, सोन नदी यमुना में मिलती ही नहीं है। सोन नदी कहाँ पे जाके मिलती है? ये तो गंगा से मिलती है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी हुई ना, गंगा की सहायक नदी हुई सोन, यमुना की नहीं हुई। तो यहाँ पे आंसर नहीं पूछा है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का जियोग्राफिकल कंडीशन पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्लेन, यहाँ पे फिर दलदली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मार्सी बोलते हैं। ठीक है, पठारी यानी प्लेट्यू और पर्वती यानी हिली। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में आप लोग जानते हैं। उससे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं सारे, उसमें लगभग कंडीशन यही है। ठीक है, हिली एरिया है वो। ठीक है, सभी जो हैं लगभग सभी पर्वतीय हैं। ठीक है, हिली हैं, सरफेस का नेचर कैसा है? पर्वतीय। ठीक है, चलिए आ जाइए 58 पे आ जाइए, 58 पे आ जाइए। अवसादी चट्टान, ये भी हम लोगों ने रॉक साइकिल में पढ़ा था। ठीक है, अवसादी चट्टानों को क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक से रूपांतरण यानी ये मेटामॉर्फिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी सेलों से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? जल्दी से देख लीजिए, हम लोगों ने हर टाइप का देखा था यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में। इसको देखिए, हम लोगों ने इसको किया था अच्छे से। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आपने पढ़ा था कि लावा का जब कूलिंग हो जाता है तो कूलिंग के बाद कौन सी रॉक्स का निर्माण होता है? फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टानों का। और आग्नेय चट्टानों के एग्जांपल्स क्या पढ़े थे हम लोगों ने? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, इसके बाद किन चट्टानों का फॉर्मेशन होता है? इग्नियस के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, यानी अवसादी। ठीक है, अवसादी के बाद फिर मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरण। ये साइकिल होती है। ठीक है, रॉक्स की, इन्हीं को कायांतरित भी बोलते हैं। ठीक है, कायांतरित रॉक्स। और इनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्या पढ़े थे? क्वार्टजाइट पढ़ा था और मार्बल पढ़ा था। ठीक है, सेडिमेंट्री में जो एग्जांपल्स होते हैं वो सैंडस्टोन के होते हैं, लाइमस्टोन के होते हैं। ठीक, तो आइए फिर इसको जल्दी से देख लीजिए।
चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, ठीक है। संगमरमर और क्वार्टजाइट के बारे में क्या पढ़ा था, ये कायांतरित चट्टान है, ठीक है। कायांतरित चट्टान है यानी रूपांतरण है, ये रूपांतरित हो चुकी हैं, ठीक। और उस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि बलुआ पत्थर जो है उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्वार्टजाइट में, ठीक है। चूना पत्थर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है मार्बल में यानी संगमरमर में, ठीक है। यानी ये दोनों करेक्ट है। चाकन डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है, ठीक है। तीसरा फैक्ट भी जान लीजिए, ये भी सही मैच है, ठीक है, ये भी सही मैच है। चौथे ऑप्शन में देखिए ग्रेनाइट, ये किसका एग्जाम्पल था, जल्दी से बताइए। ग्रेनाइट एग्जाम्पल था आग्नेय चट्टानों का, है ना, याद आ रहा, आग्नेय चट्टानों का। और क्वेश्चन में पूछा है अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बताना है, तो हमें आग्नेय के रूपांतरण से तो नहीं बताना है, ठीक है। तो ये पेयर गलत हो गया, ठीक है, बाकी 3 सही है, ठीक, समझ में आया। आगे चलें। नीस को याद रख लीजिए, नीस भी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है, ये भी रूपांतरण का एग्जाम्पल्स है, लेकिन आग्नेय से नहीं। चलिए 59 देखिए, यहाँ पे भी ये पेयर वाला क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। कार्डमम पहाड़ियाँ, सबसे साउदर्न मोस्ट जो पहाड़ियाँ इंडिया की वो कौन सी हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक। और कार्डमम पहाड़ियाँ मिलती कहाँ पे, केरल में मिलेंगी, ठीक है, तमिलनाडु में मिलेंगी, ठीक। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कोरोमंडल तट दिखाया है तो गलत दिखाया है, ठीक है, तो ये तो गलत है। इसको पहले मैप पे देखिए, ठीक है, इस मैप को देखिए, ठीक है। सबसे नीचे आइए, आपको कार्डमम दिख रहा, कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक। कार्डमम, कार्डमम यानी इलायची, इलायची, इलायची के शेप की हैं ये पहाड़ियाँ, इसलिए ये कार्डमम है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको कोरोमंडल तट पे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन केरल में भी दिख रहा और तमिलनाडु में भी दिख रहा, ठीक है। और ये सबसे साउदर्न मोस्ट माउंटेन सीरीज है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में आपको महादेव की पहाड़ियाँ दिखी थी, ठीक है। महादेव की लोकेशन ये दिख रही है आपको, तो ये तो मध्य भारत में है, मिडिल इंडिया में, ठीक है, मिडिल इंडिया में। चलिए इन दोनों को याद रखना। बाकी और क्या था, मिकर हिल्स भी था, ठीक है, मिकर हिल्स। तो मिकर हिल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कहाँ पे, ये असम में है, ठीक है। मिकर हिल्स असम में, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक ऑप्शन और था, कौन सा, कैमूर, कैमूर की पहाड़ियाँ। जैसे आपने शिवालिक के बारे में पढ़ा था कि शिवालिक यानी लेसर हिमालय जो है उसका जो उत्तरी भाग है, उसी उत्तरी भाग को बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, पढ़ा था, सीखा था, ठीक है। यानी शिवालिक श्रेणियों का ऊपरी वाला जो पहाड़ी वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। ऐसे ही विंध्यान रेंज जो है, विंध्यान रेंज का जो पूर्वी वाला भाग है, ईस्ट वाला भाग है, उसे बोलते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है, समझ में आया। तो आपको विंध्यान रेंज दिख रही है, विंध्यान रेंज का जो ईस्ट वाला जो भाग होता है, मतलब यहाँ पे कई लोकेशन है कैमूर की, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो ये भी लगभग कहाँ पे आ रहा, इनका लोकेशन बताइए। तो कैमूर पहाड़ियों की लोकेशन तो उत्तर भारत में है, ठीक। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, अब आसानी से हो जाएगा। आइए, कार्डमम सीखा आपने, केरल और तमिलनाडु। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ सीखा आपने, ये तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सीखा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सीखा। ये कोई कोंकण तट पे तो नहीं है, तो ये भी गलत मैच है। महादेव की पहाड़ियाँ ये आपने मिडिल इंडिया में देखा, ठीक है, मध्य भारत में देखा, बिल्कुल करेक्ट है, सही मैच है। मिकर पहाड़ियाँ आपने असम में देखा, और असम क्या है, पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, तो ये भी सही मैच है, यानी 3 और 4 करेक्ट मैच है, ठीक। 1 और 2 गलत है, तो यहाँ पे 3 और 4 कर दें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे चलें, आ जाओ आगे आ जाओ। 66 कहाँ तक हो गया था, अच्छा 59 से 60 चलना, इस तरफ होगा। आइए देखो, दर्रे आ गए, कई बार पढ़े हैं हम लोग। रोहतांग दर्रा देखा, ये कहाँ पे था, पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। हम लोगों ने पीर पंजाल रेंज में कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे, ठीक है। वो आप लोग सीख लिया होगा, हम लोग यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए देख ही लीजिए फिर। देखो पीर पंजाल रेंज पे 3 पास है, पीर पंजाल पास, बनियाल पास और रोहतांग पास, ठीक है, याद रखा करो। और जम्मू से कश्मीर में अगर जाना है तो इसमें इसके लिए कौन सा पास होता है, पीर पंजाल पास, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे कीजिए। अब देखो क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे, जोजिला बुर्जिला रोहतांग जो है वो इस तरफ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। दिफू दर्रा, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन म्यांमार है ना, तो यहाँ पे सी को आराम से तीसरा मिला दो, सी को 3 से आराम से मिला सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, आंसर तो आपको मिल गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग देखते रहना, ठीक है। पहले नंबर पे लिखा है बुर्जिल पास, और बुर्जिल पास की लोकेशन आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक है। उसके पास कौन सा था, उसके बाद कौन सा था ऑप्शंस में, रोहतांग। और रोहतांग कहाँ पे, ये 10 नंबर रोहतांग लिखा है, ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ये रोहतांग पास है, ठीक। तो इसको पॉज करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। जोजिला के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कारगिल से, कारगिल से यदि ले जाना है तो फिर जोजिला दर्रा होते हुए जाना पड़ता है, ठीक है, कारगिल ले, ठीक है। तो यानी सेकंड ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, ठीक। बुर्जिल जो पास है, इसकी लोकेशन आप कहाँ देखे थे, याद आ रहा, इसकी लोकेशन आप इस तरफ देखे थे, यानी आप यहाँ पे पाकिस्तान में एंट्री करने वाले हैं, यानी LOC वाला जो रीजन है, ठीक। तो बुर्जिल दर्रा जो है वो भारत पाकिस्तान के लिए, ठीक, बी का 4, ठीक। दिफू दर्रा के बारे में आपने सीख लिया। और रोहतांग की लोकेशन कहाँ थी, रोहतांग की लोकेशन यहाँ पे थी, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आ जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से यदि आपको जम्मू कश्मीर में कूदना है तो रोहतांग दर्रा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी मनाली से लेह रोहतांग के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डी का 1 अब मिला लेंगे ना, चलिए अब मिला लेना, ठीक, बैठ के। चलिए 61 देखिए,
उत्तराखंड से संबंधित अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं, ठीक। उत्तराखंड स्टेट में कौन सी यहाँ पे एसटी ट्राइब रहती है, देख लीजिए। वोक्सा, भोटिया, जौनसारी, ये सारी की सारी यूपी की अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है। थारू जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक। एक समय पे यूपी की हुआ करती थी। चलिए 61 कटी हो गया। 62 देखिए जल्दी से। फिर से इन्होंने यहाँ पे पास पूछे हैं और भोर, पाल, थल के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। फिर से इस इमेज को देखिए। 14, 15, 16, 17 ये 4 पढ़ने हैं, ठीक है। 14 नंबर जो है वो कौन सा है, थालघाट है, ठीक है। ये थालघाट है, थालघाट ये रहा, ठीक है। भोरघाट इसकी लोकेशन देखते रहिए, ठीक है। पालघाट आपको केरल में मिलेगा और सेनकोटा सबसे लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ आपने देखा था अभी, कार्डमम देखा था ना, कार्डमम पहाड़ियाँ। किसी भी पास का होने का मतलब है, दर्रा होने का मतलब है कि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपको पता होना चाहिए, इस लोकेशन पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये सब पता होना चाहिए। तो ये तो पूरा रीजन वेस्टर्न घाट का है, पश्चिमी घाट का, तो वही पहाड़ियाँ ही हैं, ठीक। यानी थालघाट जो पहले नंबर का हम लोगों ने देखा। पालघाट से जाने के लिए आपको कनेक्टिविटी क्या क्या चाहिए पड़ेगी, मुंबई से नासिक जाने के लिए कौन सी यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी चाहिए पड़ेगी, थालघाट की, ठीक है। थालघाट सीखा। भोरघाट के लिए कनेक्टिविटी हम लोगों को मुंबई और पुणे, ठीक है। मुंबई और पुणे के लिए हमें भोरघाट की कनेक्टिविटी चाहिए पड़ेगी, ठीक। और पालघाट के बारे में आप लोग बता सकते हैं इसको देख के। यानी यहाँ पे केरल से कनेक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में। केरल में यदि जगह पूछे तो जगह का नाम पता होना चाहिए। तमिलनाडु में किस जगह पे ये पास ओपन होता है तो ये पता होना चाहिए। केरल की जगह है पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़। और तमिलनाडु की जगह है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर, याद रहेगा, कोयम्बटूर, ठीक। यानी पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाना है तो आपको पालघाट के माध्यम से जाना पड़ेगा। पालघाट दर्रे को पालघाट गैप भी बोलते हैं, ठीक है, पालघाट गैप भी बोलते हैं, गैप ही तो होते हैं एक्चुअली। चलिए लास्ट आ जाइए, सेनकोटा। सेनकोटा की लोकेशन देख रहे हैं, ये है। यानी यहाँ से भी आप केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं, ठीक है, केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं। तो केरल की कौन सी जगह से, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और तमिलनाडु की मदुरै, ठीक है, मदुरै, ठीक है। सीख लिए, अब चले आगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। आओ फिर क्वेश्चन फटाफट जल्दी से मिला लीजिए। पहला ऑप्शन है सेनकोटा दर्रा, तिरुवनंतपुरम से मदुरै, बिल्कुल सही मैच है, ठीक है, बिल्कुल सही मैच है। तालघाट के बारे में सीखा था आपने, थालघाट के बारे में मुंबई से नासिक, ये भी सही मैच है, ठीक। पालघाट के बारे में क्या सीखा, भोरघाट के बारे में क्या सीखा था, मुंबई से पुणे सीखा था, ठीक है, मुंबई से पुणे, तो ये तो गलत मैच है। पालघाट के बारे में क्या सीखा, पलक्कड़ से कोयम्बटूर, तो ये भी सही मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत डी ऑप्शन है, ठीक है। चलें आगे। आइए 63 देखिए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी ये डेली टेम्परेचर वेरिएशन पूछ रहे हैं, ठीक है। डेली टेम्परेचर वेरिएशन कहाँ पे पाया जाता है। तापांतर तो समझते होंगे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में टेम्परेचर 22 डिग्री हो गया, ठीक है, और 2-3 बजे तक यहाँ पे टेम्परेचर राइज करके पहुँच गया 42, 43, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो भी डिफरेंस है। और दूसरी जगह का टेम्परेचर डिफरेंस यदि मान लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, वहाँ पे सुबह का टेम्परेचर मान लीजिए नेगेटिव में है या फिर 0 डिग्री है, और दोपहर के समय तक हो सकता 5-6 डिग्री तक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे लगभग 20 का डिफरेंस है। तो दैनिक तापांतर ज़्यादा किस में हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में, ठीक है, इसमें नहीं। तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय जो भूमि है या फिर मरुस्थल है, उस डेजर्ट की खास बात क्या होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी होते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। टेम्परेचर राइज बहुत तेज़ होता है और टेम्परेचर ड्रॉप भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है। ये चीज़ हम लोगों ने इसमें सीखा। तो जहाँ पर डेजर्ट होगा वहाँ पर तापांतर की बहुत ज़्यादा उम्मीद है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक, समझ आया ना। चलिए 64 देखिए। जलवायु को अफेक्ट करने वाले कारक में शामिल हैं कौन कौन से हैं। जलवायु आप लोग समझ रहे हैं, क्या लिखें इसको, क्लाइमेट लिखें, ठीक है, क्लाइमेट। ये सुपर आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड से बिल्कुल वेरिएशन आता है। आप जानते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 23.5 लैटिट्यूड जो है, 23.5 साउथ जो है, और यहाँ पे फ्रीज जोन जो है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक जोन में अलग टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है, ड्रॉप होता जाएगा। फ्रीजिट पे फिर फ्रीज हो जाएगा। यानी क्लाइमेट को अफेक्ट तो करते हैं ना अक्षांश, कि यहाँ पे गर्मी है, बारिश है, फिर ऊपर ठंडी है, तो अक्षांश बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है जल और स्थल का वितरण, यानी वाटर और साइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो ये भी बिल्कुल है। अभी आपने सीखा डेजर्ट का, डेजर्ट जो रहता है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। स्थल के बारे में तो आपने देखा, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल डेजर्ट का था, मरुस्थल का था। दूसरा एग्जाम्पल आप पहाड़ों का ले सकते हैं, ठीक है, पहाड़ों का ले सकते हैं। आप हिमालय माउंटेन्स का ही पूरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। उस तरफ से जो साइबेरियंस ठंडी जो करंट्स बहती हैं उनको रोकता है, ठीक है। तो भारत की जलवायु पे फर्क तो पड़ता ही है। अगर माउंटेन नहीं होता, हिमालय नहीं होता, हिमालय नहीं होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है वो चौपट हो जाता।
आप जो कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ते हो ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 पढ़ते हो ना इंडिया में, अगर हिमालय नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही होता, और सिर्फ फ्रीजिड जोन, ठीक है, फ्रीजिड जोन। ये 15 क्लाइमेटिक जोन नहीं होते। तो फ़र्क तो बहुत है, इतना बड़ा फ़र्क है, ये तो काउंट करना ही चाहिए। तो यहाँ पे पहाड़ों का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आप जल पे आ जाइए, जो ओशनिक वाटर होता है उसकी जो रिटेंशन पावर होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, किसकी कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी हीट की, ठीक है, वो ज़्यादा होती है वाटर की, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है ओशनिक वाटर की। यानी ये ठंडे बहुत देर में होते हैं, ठीक है, ठंडे बहुत देर में होते हैं, टाइम लगता है इनको, ठीक है, टाइम लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो जल को देखा है, यानी कुछ देश ऐसे हैं प्रायद्वीपीय वाले हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय वाले हैं ना, पेनिनसुलर वाले हैं, यहाँ पे यदि उनका तट है, समुद्र तट है, तो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग रहता है। जो लैंड लॉक्ड वाली कंट्री है उनका क्लाइमेट अलग रहता है, उनका क्लाइमेट अलग रहता है, ठीक है। अब अपने इंडिया में देख लीजिए, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी जिसे हम लोग नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और साउथ इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया जो है पूरा का पूरा उसके पास तट है, उसके पास कोस्ट है, समुद्र सटा हुआ है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की स्थितियाँ नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अलग हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपने अभी देखा ही है, हिमालय पर्वत की लोकेशन अवस्थिति, यानी यहाँ पे सभी कारण है, ठीक है, सभी कारण है, ठीक है। आगे चलें, चलो 65 देख लो। 65 है गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट समझ रहे हैं, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? उत्तराखंड से हो रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है और ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक। तो बाएं, ये गंगा है, तो गंगा का बाएं तरफ कौन सा हुआ? ये बाएं तरफ हुआ, ठीक है, और ये दाएं तरफ हुआ, क्लियर। यानी इस तरफ से जो नदियाँ आएंगी उसे बोलेंगे दाएं तरफ से मिल रही हैं, ठीक है, गंगा नदी में। और जो इस ऊपर की तरफ से आएंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ से आएंगी, जो ऊपर की तरफ से आएंगी, शिवालिक की तरफ से आएंगी, उन्हें बोलेंगे कि जो बाएं की तरफ से मिल रही हैं नदी, ठीक है, बाएं तरफ और ये दाएं तरफ, ठीक। तो इस तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं आप लोग कई बार पढ़े हैं, और इस तरफ से कौन कौन सी नदियाँ हैं ये भी आप लोग जानते हैं। इस तरफ से जैसे आप यमुना पढ़ते हैं, ठीक है, यमुना पढ़ते हैं, आप सोन पढ़ते हैं, ठीक है, आप बेतवा पढ़ते हैं, ठीक, आप चंबल पढ़ते हैं, याद आ रहा, आप केन पढ़ते हैं, ठीक, आप टॉन्स नदी पढ़ते हैं, ठीक है, टॉन्स नदी, आप कर्मनासा पढ़ते हैं, कर्मनासा, ठीक है। ये सारी की सारी नदियाँ दाएं तरफ से मिलती हैं, इस तरफ से गंगा नदी में। और ऊपर की तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ये तो बहुत आसान है, जैसे रामगंगा हुई, ठीक है, गोमती नदी हुई, घाघरा नदी हुई, ठीक है, और बिहार की खतरनाक नदी कोसी नदी हुई, ठीक है। तो ये नदी बाएं तरफ से मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक। तो बाएं तरफ से कौन कौन सी हो जाएंगी? यमुना तो नहीं होगी, ठीक है, यमुना तो नहीं है, कर्मनासा भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो दाएं तरफ से मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक, बागमती और कोसी। चले आगे भैया, चलिए 66 देखिए कहाँ गया, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। यहाँ पे गलत पेयर बताना है, यहाँ पे पंचप्रयाग आपने पढ़ा है, हम लोगों ने कई बार सीखा है। ये देख रहे हैं जितने भी प्रयाग हैं, चाहे देव हो, रुद्र हो, विष्णु हो, नंद हो, एक नदी कॉमन आपको दिख रही है, तो इस फैक्टर को पकड़ लेना है, ठीक है। हर नदी के प्रयाग में किसी भी नदी का यदि प्रयाग बन रहा, ठीक है, मीटिंग पॉइंट बन रहा, तो उसमें एक नदी अलकनंदा है, ठीक। तो इसको जल्दी से आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, इस फिगर को देखिए। सबसे पहले देवप्रयाग को पकड़ते हैं, ठीक है, देवप्रयाग को। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है? ऊपर की तरफ से भागीरथी आ रही है, और इस तरफ से कौन सी आएगी? एक नदी को कॉमन रखना है, ठीक है, और वो नदी अलकनंदा रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे मैं भागीरथी और अलकनंदा अगर कर दूंगा तो देवप्रयाग बन जाएगा, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग पे आ जाइए। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिल रही हैं? एक तो ये ब्लू वाली है, ये अलकनंदा, और ऊपर की तरफ से कौन सी आ रही है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी में यदि हम अलकनंदा जोड़ देंगे तो रुद्रप्रयाग बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर्णप्रयाग पकड़ लीजिए। तो कर्णप्रयाग के लिए पिंडार गंगा आ रही है, ठीक है, तो पिंडार में यदि हम अलकनंदा जोड़ देंगे तो कर्णप्रयाग बन जाएगा, ठीक, समझ में आया। ऐसे ही नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग के लिए क्या क्या चाहिए? ये नंदाकिनी, नंद से नंदाकिनी याद रख लो, ये आसान है, नंदाकिनी। तो एक नदी नंदाकिनी और दूसरी नदी अलकनंदा रखना ही है, तो क्या बन जाएगा? ये नंद प्रयाग बन जाएगा, ठीक। एक प्रयाग और कौन सा बचा? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पे धौली गंगा, तो धौली गंगा से यदि हम अलकनंदा मिला देंगे तो ये विष्णु प्रयाग बन जाएगा, ठीक। पंच प्रयाग हो गए, 5 प्रयाग हो गए। तो याद रखना, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आप नॉर्थ से साउथ में 5 प्रयाग अरेंज कीजिए। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? विष्णु प्रयाग, उसके साउथ में फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, इसके सबसे साउथ में कौन सा है? देव प्रयाग, ठीक है। यदि साउथ से नॉर्थ पूछेगा तो इसका सीक्वेंस पलट देना, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए फिर जल्दी से कर लीजिए। भागीरथी को अलकनंदा से मिलाया था, देव प्रयाग बना था, बिल्कुल करेक्ट है। मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग बना था, बिल्कुल सही है। धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग बना था, सबसे ऊपर वाला, बिल्कुल सही है। पिंडार, कान में पिंड पहनना है, भोलेनाथ क्या पहनते थे? कान में अपने कर्ण में पिंड पहनते थे, ठीक है। तो ये कर्ण प्रयाग है। पिंडार वाला जो होता है, पिंडार नदी वाला, वो कर्ण प्रयाग है। नंद प्रयाग नहीं है। नंद तो आसान था ना, नंद से हम लोग क्या याद रखे थे? नंदाकिनी। मंदाकिनी अलग नदी है और नंदाकिनी अलग है, ठीक है।
नंदाकिनी में अलकनंदा मिला दोगे तो बनेगा नंद प्रयाग। ठीक ठीक है, तो ये गलत मैच है ना, डी ऑप्शन गलत बताना था। चलिए 67 देखिए, यहाँ पे गलत बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसके 4 बेनिफिशरीज स्टेट है, एक नहीं है। नदी से ही मैच है, नर्मदा नदी पे ही बनाए बांध। और यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, एमपी है, एमपी के अलावा राजस्थान है। ठीक, सेकंड है तिलैया बांध, सुपर इंपॉर्टेंट, सेपरेटली कई बार पूछा है, आप लोगों ने देखा होगा एमसीक्यूज में। ये झारखंड का है, ठीक है, झारखंड का। और किस नदी पे है? ये बराकर नदी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराकर नदी पे, कोनार पे नहीं है, गलत है, ये गलत मैच है। तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर बांध, चंबल नदी पे। ठीक, और चौथा है नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पे। ठीक है, सही मैच है, याद रखना है तिलैया, तिलैया बराकर पे। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया नहीं के हिसाब से। चलिए 68 देखिए, देखो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, रटना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्षेत्र से उनका स्थानांतरित कृषि का जो स्थानीय लोकल नेम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो लोकल नेम है रीजन बाई रीजन, वो देखना है। झूम के बारे में तो हम लोग कई बार पढ़ते हैं, ये कहाँ का? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बोला जाता है झूम कृषि। ठीक है, शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लोकल नाम झूम है, और ये प्रसिद्ध कहाँ पे, प्रिवेलेंट कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बोला जाता है झूम। ठीक, यानी ये बी का सही मैच है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सही मैच है। अगर बी से ही हमारा काम बन रहा है ऑप्शंस में, तब तो काम बन जाएगा, लेकिन चूंकि वो इतना आसान है, झूम के बारे में कई बार पूछा गया, इसलिए 3 ऑप्शन में दिया है बी का 2, है ना। यानी यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जानना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर। दीपा जो लोकल नेम है वो है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। कुरुबा यदि आप तुक्का मारेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप झारखंड लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुरुबा हो गया। ठीक है, झारखंड कुरुबा हो गया। फिर एक ही बच रहा पामा डाबी, तो ये कहाँ का हो गया? ये उड़ीसा का हो गया। ठीक है, पामा डाबी। ठीक, तो अब मिला लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और यहीं से देख लेना। ठीक, चलिए 69 देखिए, ये क्या लिखा है? यह केरल की सबसे लंबी झील होने के साथ यह लेगुन झील भी है। लेगुन झील समझते हैं? लेगुन झील का मतलब है ऐसी झीलें जो सागर के पानी को टच करती हैं या फिर जो कोस्ट पे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक कोस्ट है, ठीक, और यहीं पे एक झील बन गई है, यहीं पे थोड़ा सा अंदर जाके झील बन गई है, तो ये कोस्ट अब ऐसा सीधा ना होकर ऐसा हो गया कोस्ट, और यहाँ पे जो पानी भर गया समुद्र का, इसे लेगुन लेक बोलते हैं। ठीक, यानी इन झीलों का जो माउथ है ना वो समुद्र में खुलता है, ऐसा डेफिनेशन किताबों में है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। लेगुन झील भी है, ठीक है, समझ गए। पंबा और पेरियार नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, ये तो और भी फैक्ट हम लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, इसे रामसर आर्द्र भूमि में, रामसर ये वेटलैंड्स जो है में शामिल किया गया। ठीक है, तीसरा फैक्ट हमें पता चला। प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर इसमें नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। चौथा पॉइंट पता चला, यानी ऐसी लेक के बारे में तो हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, और न्यूज़ में इसी वजह से रहा ही है। और ऐसी लेगुन लेक है केरला की वेम्बनाड झील, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेम्बनाड झील, आइए इसको देखते हैं। आपको लेक दिख रही है? पहला स्टेटमेंट था कि ये केरल की सबसे लंबी झील है, तो लंबी तो आपको दिख ही रही होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। सॉरी, वो वहाँ पे मार्क हो गया, यहाँ पे देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ। वेम्बनाड झील बहुत लंबी झील है। ठीक, इस तरह से समझ में आ रहा। और आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें माउथ जो है इस लेक का वो समुद्र में कहाँ है, तो वो इस तरफ से है। ठीक है, आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ से एंट्री है ओशियनिक वाटर की। ठीक है, इस लेक में। चलिए मैं नज़दीक कर दे रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, नज़दीक कर दे रहा हूँ। अब दिख रहा है आपको? अब क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से पानी की एंट्री है। ठीक है, यहाँ से पानी की एंट्री है, तो इसलिए लेगुन लेक है। ठीक है, तो समझ आया। चलिए आगे करते हैं आप। ठीक, तो आंसर सी हो गया, वेम्बनाड लेक। चलिए आगे देखिए 70 देखिए, कई बार पूछा है पीसीएस तो। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा यानी 23.5 नॉर्थ को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, माही नदी के बारे में बोला जाता है। ये 23.5 नॉर्थ को 2 बार कट करती है। ठीक, खंभात की खाड़ी बोल लीजिए या फिर अरब सागर बोल लीजिए। ठीक है, एक ही बात है, अरब सागर में गिरती है। और इसका सोर्स कहाँ पर? एएमपी से निकलती है। ठीक है, विंध्यान से, विंध्यान रेंज से। चलिए साहब इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी 71 से अगले 140 क्वेश्चन तक, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के रहते हैं, वो लोग हम लोग डिस्कस करते नहीं क्योंकि वो सुपर इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उनको डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक तरह से कितने क्वेश्चन बचे? 40 क्वेश्चन बचे। ठीक है, तो ये लास्ट वाले पार्ट में 40 के 40 कर लेंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।